नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है और डेट्स जो हैं कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। आज से ही आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास शुरू कर रहे हैं। 2 क्लास आपकी डेली चलेगी साथियों। एक आपका करेंट अफेयर्स स्पेशल रहेगा और एक अभी पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो आपको करना बस ये है कि आपको सारे क्लास देखने हैं। 2 क्लास मेरी आएगी, एक करेंट अफेयर्स की और एक आपकी जीके जीएस की प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड। ये दोनों क्लास आपको देखना है। बस जीएस में 40 में 40 की गारंटी आप लिख के ले लो अगर आप सारी क्लास देखते हो तो। और आपको बता दें, 12वीं और स्नातक दोनों के लिए ही ये क्लास है, यानी 12th लेवल और ग्रेजुएट इन दोनों के लिए ये क्लास है। तो आप मन में ये डाउट मत रखना कि ये किसके लिए क्लास है। दोनों ही आप ये क्लास कर सकते हैं, दोनों ही के लिए रामबाण क्लास होगा। जिसका पहला सेट है, आज पहला क्लास शुरू करेंगे जिसमें पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड रहेंगे और एक मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी डेली, जो कि केवल करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें 40 या 50 क्वेश्चंस रोज आपको करवाएंगे करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आपको डेली देखना है। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड का, आप उनको देखना। उसके बाद जैसे ही डेट्स आ जाएंगी ना, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके बचे हुए रहेंगे वो सारे करवा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप डेली क्लास लेना, क्योंकि साथियों आपको पता है जीएस जो है 40 नंबर का आपका सीबीटी 1 में है और ये जो है ना जीके जीएस जो है ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है आपके मार्क्स बढ़ाने में और आप सबसे बड़ी बात कि आपके समय को भी बचाता है ये। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है। भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है, यानी सिंपल सी भाषा में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो मुगल काल में नहीं लिखी गई है या मुगल काल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, शाहजहांनामा की बात करें तो ये मुगल काल से संबंधित है। अकबरनामा भी आपका मुगल काल में ही लिखी गई है। इसके अलावा आलमगीर नामा ये तो औरंगजेब से संबंधित है, तो ये भी आपका मुगल काल से संबंधित है। लेकिन शाहनामा की बात करें ना, तो इसके कवि कौन थे? शाहनामा की कृति कब हुई थी? तो 977 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुगल काल से बहुत अधिक पहले हुई थी, है ना। और साथियों याद रखना, शाहनामा के कवि कौन थे? शाहनामा के कवि पूछा जाता है कौन थे, तो फिरदौसी थे, ये आपको याद रखना है, फिरदौसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शाहनामा, ये मुगल काल से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक ने। अशोक जो कि बिंदुसार के ही पुत्र थे, याद रखना। यानी अशोक का पिता पूछा जाता है पेपर में कि अशोक के पिता कौन थे, तो याद रखना बिंदुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक, आपको यहां याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था? आपको बता दें साथियों, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे, ठीक है। हर एक क्लास की बात कर रहा हूं। तो देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? याद रखिए करेक्ट आएगा 1940 में। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। कहां पर? तो ढाका बांग्लादेश में, वर्तमान में जिसको आप ढाका बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो भाई 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की थी कि जून 1948 तक सत्ता जो है ये भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो ये घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए यही थे क्लीमेंट एटली, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया है?
भाई अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं, जिनको आप चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के कानून के याद रखना कितने स्रोतों का, तो 4 स्रोतों का उल्लेख किया गया है। 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, 4 स्रोतों का। देखिए विक्रमोदय किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है। विक्रमोदय के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए विक्रमोदय किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है, तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन से, और जो इस बार भी पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है। याद रखना विक्रमोदय द्वितीय को ही जो है विक्रमोदय के नाम से ही जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो याद रखिए गुलबदन बेगम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और साथियों कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना W.C. बनर्जी, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। देखिए आगरा का जो लाल किला है इसकी स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा अकबर ने। अकबर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगरा में अकबर ने बहुत कुछ निर्माण किया था, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, आगरा का किला। इसके अलावा साथियों देखिए फतेहपुर सिकरी अगर पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका आगरा में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी, तो अकबर ने की थी। आगे देखिए 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल, ठीक है, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल जिसका नाम था गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए राइट आंसर है साथियों लॉर्ड वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली ने कब, तो 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल थे भारत के। याद रखना लॉर्ड वेलेज़ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा जाता है, तो याद रखिएगा बैल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा बैल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से हम जानते हैं। ये काकोरी ट्रेन एक्शन था जो कि एक डकैती था, ट्रेन डकैती। ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1924 को, माफ करना 9 अगस्त 1925 को, है ना। और देखिए इसमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी शामिल नहीं थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। आगे देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कब, तो 1556 में। यहाँ पर याद रखना पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। तो भाई मणिकर्णिका किसका मूल नाम था, याद रखिए करेक्ट होगा रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक इनमें से, ठीक है, किसका परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। तो भाई स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें साथियों, ये सड़क परिवहन नेटवर्क है। क्या है, तो सड़क परिवहन नेटवर्क है, याद रखना है, जो कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए। जैसे कि उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, ठीक है, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई, ठीक है। ये 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, याद रखना। तो इसका संबंध किससे है, तो सड़क नेटवर्क से, सड़क परिवहन नेटवर्क से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सड़क परिवहन नेटवर्क, ठीक है। आगे देखिए दुर्लभ, देखिए माफ करना दुर्बल मंडल
किसका हिस्सा है? दुर्बल मंडल, जिसको एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो दुर्बल मंडल जो है ये किसका हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मेंटल, ठीक है। तो दुर्बल मंडल जो है ये साथियों मेंटल का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बालतोरो। देखिए बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो भाई बालतोरो ग्लेशियर जो है हिमालय की निम्न में से किस पर्वतमाला में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए काराकोरम में। काराकोरम यहाँ करेक्ट आंसर होगा साथियों, काराकोरम श्रेणी में। बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो काराकोरम में। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज, क्योंकि सतलज गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो भाई उड़ीसा के जो कोरापुट जिला है साथियों, कोरापुट उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है कोरापुट। इसका जो पंचपटमाली क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए फेमस है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट के लिए। याद रखना भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो है ये आपका उड़ीसा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है पुनः वनरोपण का अर्थ क्या है? पुनः वनरोपण का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। याद रखना सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे होती है साथियों, पराबैंगनी विकिरण होती है, इससे पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है। ऑप्शन नंबर सी ओजोन। अगला है, मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई, बाघ का नाम क्या था? तो भाई मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई, उस बाघ का नाम था बाजीराव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बाजीराव। आगे देखिए भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इरेटोस्थनीज। आगे देखिए 49वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच सीमा है? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा का नाम है? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश साथियों ब्राजील है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्राजील। आगे देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, तमिलनाडु। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनमें से वो कौन सा मिट्टी है जिसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए करेक्ट आएगा अनायमुदी। अनायमुदी जो है साथियों ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, याद रखना। आगे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसको आप CFC के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, पैकिंग सामग्री में किया जाता है, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में कभी भी आप सुने हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होगा? नहीं। तो करेक्ट आएगा मिक्सर ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा है कौन था? याद रखिए करेक्ट होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? देखिए भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए भारत में जो साथियों ब्रिटिशों का पहला कारखाना था वो भी सूरत में स्थापित किया गया था, और पहला कारखाना स्थापित होने के बाद जो है 1608 में पहला कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना भी पहली बार सूरत में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सूरत में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में डैश
डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र स्थित है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए कि हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जो कि हैदराबाद में है। इसरो ने चंद्रयान-1 है ना, इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को इनमें से किस में विमोचित किया या किस वर्ष में विमोचित किया? यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लैस था। तो याद रखिए 2008 में, ठीक है। ये प्रमोचित कब किया गया था? तो 2008 में, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। अगला है मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने। डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? देखिए इनमें से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, IRNSS, ये जो है एक नेविगेशन उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी IRNSS याद रखना है आपको। अगला है BLSI का मतलब क्या है? तो BLSI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो VLSI का फुल फॉर्म जो है ये होता है साथियों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। याद रखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पेड़ों और जंगलों को बचाना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों लोसांग उत्सव जो है ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 6 आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। देखिए 6 में से कौन कौन है? एक आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, एक आपका केमिस्ट्री हो गया साथियों, एक आपका मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है आपका, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 1954 याद रखिएगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अभी मैंने आपको बताया ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? देखिए शंकुधारी वनों में वृक्षों की जो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है वो कौन सी होती है? तो देवदार। देवदार जो है ये शंकुधारी वनों में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आंसर करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति ही आंसर होगा आपका। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो है ये भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मचारियों का प्रमुख होता है, सैन्य कर्मचारियों का। तो ये याद रखना आप हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो डचों की बात करें ना साथियों, तो देखिए नागापट्टिनम, इसके अलावा चिनसूरा, मछलीपट्टनम, ठीक है, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी जगह पर जो है इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1973 में। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं? तो कुचिपुड़ी की जो जड़ें हैं वो किस भारतीय राज्य में है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा?
तो आंध्र प्रदेश में साथियों। कुचिपुड़ी एक शास्त्र नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। अभी तो ये आप साथियों PYQ देख रहे हो ना, अभी इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ना, जो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं करंट अफेयर्स भी ऐड करूंगा यार आपके एक्सपेक्टेड सेट में। अभी करंट अफेयर नहीं लिया हूं इसमें क्योंकि ये PYQ है, और PYQ में जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 2021 में 20 में, ठीक है, वो अभी आपके काम आएंगे नहीं आएंगे, इसीलिए करंट मैंने ऐड नहीं किया है। करंट का अलग से क्लास चलेगा, जो करंट नए वाले करंट आपको पढ़ना है, जो आपको साथियों पूछे जाएंगे पेपर में, है ना, 2020 वाला आपसे थोड़ी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस प्रक्रिया के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। वायु कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टैक्सोल यव नाम का एक पौधा होता है जिससे प्राप्त किया जाता है यव। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आऊंगा, केवल PYQ एक्सपेक्टेड ही नहीं, करंट अफेयर्स ही नहीं, बहुत सारे सुपर मैराथन क्लासेस भी आएंगे, बीच बीच में टॉपिक्स भी आएंगे आपके, ठीक है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के। कभी कभी बीच बीच में आपको जो है ना दो एक दिन में या अल्टरनेट तरीके से, या एक दिन छोड़ के आपको एक क्लास में एक टॉपिक भी कंप्लीट करवाएंगे। बस आप लोग साथियों सपोर्ट करिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 40 में 40 करके आओगे साथियों। जीएस में, जीके जीएस में 40 में 40 करके आओगे, ये आप लिख के ले लो। और CBT 2 में 50 करके आओगे अगर आप सारी क्लासेस देखते हो अभी से। तो साथियों वीडियो पे अपना प्यार बरसाना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला ही क्लास था, और कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास कैसा लगा है। और मैं आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि बचे हुए समय में आप जो है मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ये मैं आपको करवा दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।